अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जो है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है और फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, पिस्टल के स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं तो ये एक ट्यूब बना लेते हैं। वो ट्यूब कहाँ तक जाती है? ये ओवरी तक जाती है और यहाँ पर क्या पड़े होते हैं? ओव्यूल्स पड़े होते हैं। तो यही पोलर ग्रेन जाकर ओव्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी ओव्यूल को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। और यही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो क्या है? सीड है। अ सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स: द सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अच्छा, इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं? सीड्स के मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स: सीड कोट और एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है? वी हैव स्टडीड मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स। ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स हैव द फॉलोइंग कॉमन पार्ट्स: मोनोकार्ड जिसमें एक कार्टिलिडन होता है और डाइकार्ड जिसमें 2 कार्टिलिडन होते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मोनोकार्ड सीड्स कौन से होते हैं? जिनका कार्टिलिडन सिर्फ एक होता है, और डाइकार्ड जिनमें 2 कार्टिलिडन पाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स हैव द फॉलोइंग कॉमन पार्ट्स। सारे टाइप के सीड्स के ये कॉमन पार्ट्स ज़रूर होते हैं उनमें। तो पहला क्या है? पहला पार्ट सीड कोड। द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज़ नोन एज सीड कोड और टेस्टा। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसको क्या कहते हैं? सीड कोड या टेस्टा। द सीड कोड प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम ड्राइंग अप। अब जो भी आउटर मोस्ट लेयर होगी उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का। तो सीड कोट क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सीड को फ्रॉम ड्राइंग अप। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द टाइनी प्लांट्स और एम्ब्रियो प्रेजेंट विद इन इट। इसके अंदर जो छोटा सा प्लांट होता है या जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। सीड को ड्राई अप होने से बचाता है, सीड को ड्राई होने से बचाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो छोटा प्लांट होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, उसकी भी प्रोटेक्शन करता है सीड कोट। अब दूसरा पार्ट इसका क्या आ गया? एंडोस्पर्म। It is the part of the seed that surrounds and supplies food to the embryo. ये एक ऐसा पार्ट है सीड का जो कि फूड सप्लाई करता है किसको? एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म क्या करता है? ये देखिए, ये एंडोस्पर्म है और ये फूड को स्टोर करता है और इसको सप्लाई करता है किसको? जो न्यूली प्लांट बन रहा है उसको सप्लाई करता है फूड। अच्छा, तीसरा क्या आ गया? एम्ब्रियो। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सीड दैट ग्रोज इनटू एन अडल्ट प्लांट इन सुटेबल कंडीशंस। द एम्ब्रियो हैज़ 1 or 2 कार्टिलिडन्स। मोनोकार्ड्स हैव 1 while डाइकार्ड्स हैव 2 कार्टिलिडन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एम्ब्रियो क्या है? यही छोटा प्लांट सुटेबल कंडीशन के अंदर रहते हुए एक एडल्ट प्लांट बनाएगा और इसके अंदर क्या होते हैं? द एम्ब्रियो हैज़ 1 or 2 कार्टिलिडन। इसमें या एक कार्टिलिडन पाया जाएगा या 2 कार्टिलिडन। द फ्रेंच बीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकार्ड। जो लोबिया है आपका, वो डाइकार्ड सीड की एग्जाम्पल है, वाइल मेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्ड सीड। और मकई जो है, जो छली आप खाते हैं, वो क्या एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्ड। इसके सीड क्या है? इसका सीड मोनोकार्ड, इसमें एक कार्टिलिडन होता है। जबकि लोबिया का सीड कैसा होता है? डाइकार्ड, जिसमें 2 कार्टिलिडन होते हैं। Besides these similarities, seeds of monocard and dicards have some differences in their structure and function also. इन similarities के अलावा सीड के अंदर कुछ और मोनोकार्ड और डाइकार्ड में डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। यानी बेसिक आपने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा। सीड है क्या? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और इसका 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है: सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। इसके अलावा जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पहले सीड कोट आता है, उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन है सीड की ड्राई अप होने से। और इसके अंदर जो एम्ब्रियो एक टाइनी प्लांट पाया जाता है, उसकी भी प्रोटेक्शन करता है। फिर एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है? वो फूड स्टोर करता है और न्यूली जो बन रहा होता है प्लांट, उसको फूड सप्लाई करता है। और फिर एम्ब्रियो जो है वो बड़ा होकर एक नया एडल्ट प्लांट बनाएगा और ये मोनोकार्ड भी हो सकता है और डाइकार्ड भी हो सकता है इसके सीड। और इसके अलावा डाइकार्ड सीड की एग्जांपल आपको बीन सीड दी है और मेज जो है वो मोनोकार्ड की एग्जांपल है सीड की। अच्छा, इसके बाद क्या टॉपिक आ गया? डिफरेंसेस बिटवीन
मोनोकाट एंड डाइकाट, यानी पिछली जो बातें आपको बताई हैं उन सिमिलैरिटीज़ के अलावा इनमें डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, यानी मोनोकाट और डाइकाट सीड्स में वो डिफरेंसेस क्या हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ये देखें, दो किस्म के आपको सीड दिखाए गए हैं, जिसमें सिंगल कार्टिलिडन है वो मेज सीड है, और जो दो कार्टिलिडन पर मुश्तमिल है वो फ्रेंच बीन है या लोबिया है। इसमें आप देखें, इन अ मेज सीड देयर इज़ ओनली वन एरिया ऑफ स्टोर्ड फूड कार्ड एंडोस्पर्म। इसमें सिर्फ एक एरिया होता है फूड की स्टोरेज का, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। देयर आर टू एरियाज ऑफ स्टोर्ड फूड कार्ड कार्टिलिडन्स। इसमें दो एरियाज होते हैं फूड की स्टोरेज के, जिनको क्या कहते हैं, कार्टिलिडन्स कहते हैं। द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म इसमें पाया जाता है जो कि फूड की स्टोरेज का काम करता है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, इसमें कार्टिलिडन होते हैं और एंडोस्पर्म नहीं होता। द एंडोस्पर्म, अच्छा उसके बाद तीसरा क्या आता है, कार्टिलिडन्स हैव नो रोल इन स्टोरिंग फूड। कार्टिलिडन्स में का कोई रोल नहीं होता फूड की स्टोरेज में, जबकि यहाँ पर कार्टिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर होती है फॉर द एम्ब्रियो। एज द मेज सीड्स स्प्राउट्स, कार्टिलिडन्स emerge in the form of a protective cap that covers that shoot। मेज सीड जो है में क्या होते हैं, कार्टिलिडन्स emerge करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कैप, प्रोटेक्टिव कैप बनाते हैं, दैट कवर्स द शूट, जो निकलने वाला जो प्लांट होता है उसको कवर करते हैं। और फ्रेंच बीन में क्या होते हैं, द कार्टिलिडन्स बिकम द फर्स्ट प्लांट लीव। वो कार्टिलिडन्स क्या है, प्लांट का पहला लीफ बना देते हैं, पहले लीफ बना देते हैं। अच्छा, ये डिफरेंसेस आपने देख लिए कि मोनोकाट सीड कैसे होते हैं और डाइकाट सीड कैसे होते हैं। इसके अलावा आफ्टर फॉर्मेशन सीड डिस्पर्सेस इन डिफरेंट वेज। अब सीड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब इनकी फॉर्मेशन हो गई तो ये डिस्पर्स होते हैं किस तरह से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। व्हेन अ सीड गेट सुटेबल कंडीशन इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इट्स रूट्स डिवेलप फ्रॉम द रेडिकल। उसकी रूट्स जो है वो कहाँ से निकलेंगी, रेडिकल। अच्छा, इसके से पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लें बीन सीड का। इसमें क्या क्या आपने देखा कि जो प्लांट है, टाइनी प्लांट आपको बताया था एम्ब्रियो, उसमें के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्लोम्यूल। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रेडिकल। ये इसका आउटर मोस्ट हिस्सा क्या कहलाता है, सीड कोट। और ये दो इसके क्या हैं, कार्टिलिडन। इस तरह ये मोनोकाट में देख लें, ये हिस्सा इसका अंदर वाला सारा क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्म। और ये इसका एक कार्टिलिडन है, इसके नीचे से इसकी रेडिकल निकलेगी और ये इसका आउटर मोस्ट हिस्सा क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। अब आपने देख लिया कि सीड की फॉर्मेशन हो गई, चाहे वो मोनोकाट है या डाइकाट है। उसके बाद सीड जो है वो सूटेबल कंडीशन के अंडर रहते हुए जर्मिनेट करेगा। उसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप कहाँ से होंगी, रेडिकल से। वाइल द शूट्स एमर्जेस फ्रॉम द प्लोम्यूल, और शूट्स जो हैं वो प्लोम्यूल से निकलेंगी। अ मोनोकाट सीड जर्मिनेट डिफरेंटली फ्रॉम अ डाइकाट सीड। अ मोनोकाट की जर्मिनेशन भी डिफरेंट है डाइकाट से। लेट अस स्टडी द टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन की कितनी टाइप है, दो टाइप है। एक कहलाती है हाइपोजेल जर्मिनेशन, यानी वो किस में होती है, मोनोकाट्स में। और एपीजेल जर्मिनेशन वो किस में होती है, डाइकाट में। तो चूँकि हमारे पास सीड्स की टू टाइप हैं, यानी मोनोकाट सीड्स और डाइकाट सीड, इस तरह जर्मिनेशन की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। जिसको पहली जर्मिनेशन की टाइप क्या कहलाती है, हाइपोजेल जर्मिनेशन, जो मोनोकाट्स में होती है, और दूसरी कहलाती है एपीजेल जर्मिनेशन, जो कि डाइकाट में होती है। हाइपोजेल जर्मिनेशन, अब ये क्या है देखें, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल। ज़मीन में हम बोते हैं सीड, उसके बाद क्या निकलना शुरू होती है, द रूट बिगिनस टू ग्रो डाउन इन द सॉइल। रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। एज द मोनोकाट सीड बिगिनस टू स्प्राउट इट्स कार्टिलिडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल। अच्छा, पहले हमने क्या किया, सीड्स को बोया, उसमें से उसकी रूट निकली जो कि डाउन वर्ड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है, और प्लोम्यूल जो है वो अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ये जो है, ये जो पहली निकलने वाली रूट है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। और ऊपर वाली जो निकल रहा है प्लांट ऊपर से, इसको कहते हैं प्लोम्यूल। अब प्लोम्यूल अब आगे जाकर क्या बनाएगा, स्टेम, और स्टेम के ऊपर फिर क्या लगेंगे, लीफ। जबकि रेडिकल जो है वो ग्रो करके क्या बनाएगा, रूट्स बना देगा। अब एज द मोनोकाट सीड्स बिगिन्स टू स्प्राउट इट्स कार्टिलिडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल। उसका जो कार्टिलिडन है वो
साइल के अंदर रहेगा। यही बेसिक फ़र्क है हाइपोजेल जर्मिनेशन और एपीजेल जर्मिनेशन में कि कार्टिलिडन्स क्या कहते रहते हैं। हाइपोजेल जर्मिनेशन में क्या होते हैं, कार्टिलिडन्स इनसाइड द साइल ही रहते हैं। अच्छा, अब एपीजेल जर्मिनेशन में देखें कि क्या होता है। द सीड्स इज़ बरिड इन द साइल, इसमें भी सीड को बरिड किया गया है, ज़मीन में बो दिया गया है। उसके बाद इट्स स्प्लिट्स ओपन। इसकी जो आप देखें बीन सीड के ऊपर वाइट कलर का आपको एक ऐसा निशान नज़र आता है, वही जो है वो ओपन होता है और उसमें से क्या निकलती है, द रूट बिगिनस टू ग्रो डाउन इनटू द साइल। एक रूट निकलती है जो कि साइल में ग्रो करना शुरू कर देती है और उसके बाद द शूट ग्रो अप, और एक शूट इधर ही से निकलेगी जो कि अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी और उसके बाद वही शूट जो है उसी की तरह स्टेम बनाएगी और स्टेम के ऊपर क्या लगेंगे, लीफ लगेंगे और रूट जो निकली थी रेडिकल यानी वो आगे जाकर क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। द रूट एंड द स्टेम ग्रोज स्ट्रांगर, वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा इसमें ख़ास बात जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एज द डाइकाट सीड बिगिन टू स्प्राउट इट्स कार्टिलिडन्स एमर्ज आउट ऑफ द साइल। इसमें इसका कार्टिलिडन जो है वो देखें वो भी साइल के ऊपर आ जाता है। इसका कार्टिलिडन इसके प्लोम्यूल के साथ ही क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। जबकि हाइपोजेल जर्मिनेशन में कार्टिलिडन इनसाइड द साइल रहा है, साइल के अंदर रहा है। और एपीजेल जर्मिनेशन में कार्टिलिडन्स भी बाहर आ जाते हैं विद द प्लोम्यूल। यही दोनों डिफरेंस है डाइकाट सीड के जर्मिनेशन के और मोनोकाट सीड की जर्मिनेशन के। अच्छा, मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। सीड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया और उसकी जर्मिनेशन भी पढ़ ली, उसके मोनोकाट और डाइकाट सीड के डिफरेंसेस भी पढ़ लिए। अब हम जर्मिनेशन ऑफ सीड के टॉपिक पे आते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड की टाइप भी पढ़ ली। अब ये आपको बता रही हूँ इसकी कंडीशन क्या नेसेसरी है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। अच्छा, जर्मिनेशन की आप डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें कि क्या है जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग और यंग प्लांट। ये देखें सीड है और ये ग्रो कर रहा है सीडलिंग को या यंग प्लांट को, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और यंग प्लांट। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। अब सीड की जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन नेसेसरी हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 साइल, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 वाटर, नंबर 3 कंडीशन इधर दी गई हैं, साइल, टेम्परेचर और वाटर। इट इज़ द प्रोसेस, ये हमने कर ली डेफिनेशन। साइल, सीड्स ऑफ द ऑल प्लांट्स नीड साइल टू ग्रो। अब ज़ाहिर बात है सीड हम कहाँ बोते हैं, साइल के अंदर, तो साइल का होना बहुत ज़रूरी है। साइल प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। साइल क्या प्रोवाइड करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स सीड को चाहिए होते हैं, ग्रोथ को, प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो प्रोवाइड करना किसका काम है, साइल का। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फार्मर्स प्लेस सीड इन साइल टू ग्रो देयर क्रॉप्स। टेम्परेचर नेवर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। आपको पता है टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता। सम प्लांट्स नीड मोर टेम्परेचर देन द अदर्स। यूजुअली सीड्स जर्मिनेट एट टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको नेसेसरी होता है सीड को जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर। टू हाई और टू लो टेम्परेचर कैन स्टॉप प्लांट ग्रोथ। अगर इस 10 से कम टेम्परेचर होगा या 35 से ज़्यादा होगा तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होगी। वाटर, प्लांट्स इन डिफरेंट एरियाज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स विल नॉट जर्मिनेट विदाउट सफिशेंट वाटर। अगर पानी की सही सप्लाई इसको सीड को ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर सकता, और इसके अलावा अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिले तब भी सीड डैमेज हो जाते हैं और वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद ये पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी इनहेरिटेंस क्या है। अब इसमें एक फिनोमेना बताया गया, द ट्रांसमिशन ऑफ सम कैरेक्टर्स लाइक स्किन कलर, फेस शेप, लीफ शेप एट्सेट्रा
फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। आपने वरासत के बारे में पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस। तो ये जो चीज़ें हैं करेक्टरिस्टिक्स, यानी स्किन का कलर, फेस की शेप, लीफ की शेप एट्सेट्रा, ये सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स इनहेरिटेड आर नोन एज इनहेरिटेड करेक्टर्स। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। Baby plants and animals often look like small copies of their parents because they inherit many characteristics from them. However, there are some differences too. For example, the young animals may have a different eye color than its parents. Similarly, the young plants may produce a different number of fruits than the parent plant. It may have a height different to its parents' plants. अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट भी आ सकते हैं और सिमिलर भी आ सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। उसके बाद ये देखें, ये इनमें वन कार्टिलिडन यानी मोनोकार्ड सीड और डाइकार्ड सीड के बारे में एक फ्लो चार्ट सा बनाया गया, जिसमें उनकी जो सीड कोट एम्ब्रियो और कार्टिलिडन जो है वो सिमिलैरिटीज़ में आता है। और ये इनके डिफरेंसेस है कि इसमें 2 कार्टिलिडन पाए जाते हैं, इसमें 1 कार्टिलिडन पाया जाता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है, कार्टिलिडन डज नॉट स्टोर फूड और कार्टिलिडन स्टोर फूड। और ये सिमिलैरिटी है। सीड कोट दोनों में पाया जाता है, एम्ब्रियो भी दोनों में पाया जाता है और कार्टिलिडन भी। इसमें चाहे एक कार्टिलिडन है लेकिन है तो सही, और इसमें 2 कार्टिलिडन है। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ है और ये इनके डिफरेंसेस आ गए। इसके अलावा की पॉइंट्स भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बाज़ बच्चों को मसला हो रहा था नोट्स के लिए कि उनको नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी कामरान बुक सेंटर से। तो इसके लिए मैं आपको एक बता रही हूँ। गूगल पे आप जाकर सर्च कर लें कि आप लिखेंगे 5th क्लास जर्नल साइंस नोट्स फॉर इस्लामाबाद मॉडल स्कूल एंड कॉलेजेस। तो आपको नोट्स वो उधर मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर लें और उधर से आप नीट कॉपी पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लें। ये शॉर्ट ब्रीफली क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं और आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। अच्छा, ये सबक की रीडिंग 2 से 3 दफ़ा करके आपने टिक द करेक्ट आंसर वाले भी पोर्शन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं और ये डायग्राम जो है वो लेबल भी करनी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट तो बाद में जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो इंशाल्लाह आपको करवाएंगे, ये आप कर लें। और नोट्स का भी आपको मैंने बता दिया है, वो मसला आपका हल हो जाएगा और आपने नीट एंड क्लीन जो है वो काम करके मुझे सेंड करना है। ये वाला पोर्शन टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, लेबल द डायग्राम, ये सारा आपने बुक पर ही करना है। जबकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कॉपी पर आपने करके मुझे इसकी पिक्चर बनाकर सेंड करनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।